वाना कैडेट कॉलेज पर फितनल खारिज का हमला नाकाम। रेस्क्यू किए गए कैडेट्स की वीडियो मंजर आम पे आ गई। कहा, पाक आर्मी ने हमारी हिफाजत की और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तलबा महफूज हैं। तलबा के मुताबिक कैडेट कॉलेज पर फितनल खारिज के शरपसंदों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए हलाक किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहादुरी से दहशतगर्दों का हमला पसपा किया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन अब जामे तरीके से अपने अंजाम को पहुंचाया जाएगा। आखिरी खारिज को जहन्नुम वासिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वजीर आजम की तलबा को बहिफाजत रेस्क्यू करने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। इस्लामाबाद G11 कचहरी के बाहर भारतीय स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितना अल खारिज का खुदकुश धमाका। धमाके में 12 अफराद जाँ बहक और 36 जख्मी हुए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जाए वकुआ को सील कर दिया है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका पुलिस की गाड़ी के करीब हुआ है। हमला आवर मोटरसाइकिल से पुलिस वैन के करीब आया। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की शदीद अल्फाज से मजम्मत करते हुए दहशतगर्दी के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया। अफगानिस्तान को समझना होगा कि कलअदम TTP की हिमायत से अमन हासिल नहीं होगा। अफगान हुकूमत TTP और दीगर ग्रोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने कई बार अम दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। हम हालत जंग में हैं। इस्लामाबाद जिला कचहरी में खुदकुश हमला वेकअप कॉल है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इस माहौल में काबुल हुक्मरानों से कामयाब मुज़ाकरात से ज़्यादा उम्मीद रखना फजूल होगा। काबुल के हुक्मरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक सकते हैं। इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है। पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देने की अल्हम्दुलिल्लाह कुव्वत रखता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की मज़म्मत। दोनों कायदीन ने इस आज़म का अयादा किया कि गैर मुल्की पुशपनाही याफ्ता दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेंगी। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला वनडे। कौमी टीम ने श्रीलंका को 6 रन से शिकस्त दे दी। हसरंगा के 59 रन श्रीलंका को जीत न दिला सके। हारिस स्टोक्स ने 61 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। फ़हीम अशरफ और नसीम शाह ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 5 विकेटों पर 299 रन बनाए। सलमान अली आगा ने वनडे करियर की दूसरी सेंचुरी स्कोर की। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आप देख रहे दुनिया बोल है। मैं हूं फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया सैमसन। वी रियली होप कि आपके दिन का आगाज अच्छा हो गया होगा और हम मिड ऑफ द वीक तक आ चुके हैं। मीनवाइल जहां और बहुत सारी मौसम और दीगर चीज़ों की डेवलपमेंट है, सियासी तौर पर भी बहुत डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ फैसल, हमने देखा कि कई अफसोसनाक वाक़यात भी हुए जिस पर पूरी कौम इस वक्त गम और गुस्से से दो चार है। जुनूबी वज़ीरिस्तान के वाना कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले को सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुर्रत, महारत और अज़्म के साथ नाकाम बना दिया। कई घंटे जारी रहने वाली फायरिंग और क्लियरेंस ऑपरेशन में कॉलेज में घुसने वाले 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया, जबकि तमाम 650 तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। ये वो लम्हा था जब गोलियों की आवाज़ों के दरमियान उम्मीद और आज़म की जीत हुई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमला आवरों का ताल्लुक अफगान ख्वारिज से है और इस हवाले से ये भी बताया गया है कि जो बैरून मुल्क से टेलीफोनिक हिदायत भी ले रहे थे और हमला आवरों ने 10 नवंबर को कॉलेज के मरकजी दरवाजे से बारूद भरी गाड़ी टकरा दी थी। इसमें एक खुदकुश हमला आवर जहन्नुम वासिल हो गया और 4 दहशतगर्द इमारत में दाखिल हो गए थे। लेकिन फोर्सेस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई ने दहशतगर्दी का ये मंसूबा खाक में मिला दिया। कॉलेज के किसी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि अफगान ख्वारिज की कॉलेज में मौजूदगी और कैडेट्स की जानों की हिफाजत के पेश नज़र ऑपरेशन निहायत एहतियात और हिकमत अमली से किया गया है। इसी सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रेयर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब। आप दिफाई तजकार हैं। फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वाना में भी हुआ ये वाक़या और इसके साथ साथ कल हमने देखा इस्लामाबाद कचहरी में भी ये वाक़या हुआ और बड़ा क्लियर है ये चीज़, अब वाज़े हो गई है। अता तारड़ ये कह चुके हैं कि जो खुदकुश था वो अफ़गान था और वो पूरी रात जो है हमला करने से पहले पूरी रात ही वॉज देयर विथ हिज हैंडलर्स, वो बात करता रहा। उसके ट्रेसेस भी अफ़गानिस्तान से मिले हैं। सो पाकिस्तान इस बात को कहता भी रहा है, सामने लाता भी रहा है और अब ये हरकतें शुरू हो गई हैं। फैसल साहब, योर इनिशियल टेक ऑन दिस फर्स्ट। बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। सुबह खैर। वैसे तो सुबह अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारी
रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ा हुआ है, तो और सुबह सुबह एनर्जी भी ज्यादा होती है, तो अच्छी बात है कि हम इस पे भी बात करें। देखिए, सिलसिला ये है कि हम तो बहुत अरसे से ये चीज कह रहे हैं कि भारत अफगानिस्तान ये दोनों मिलके हमारे मुल्क में प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, हमारे मुल्क में टेररिज्म फैला रहे हैं। देखिए, अगर भारत हमारा दुश्मन है और अफगानिस्तान में जिस वक्त तालिबान रजीम है उनकी डोरें भारत के हाथ में है, तो मैं ये समझता हूँ कि उनका तो ये काम बनता है कि वो ये करें। लेकिन सोचने की बात यह है कि हम ये काम क्यों करने दे रहे हैं, क्यों हो रहा है हमारे यहाँ, ऐसी क्यों उनको स्पेस मिल रही है। आपने खुद बताया कि तहकीकात, इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वो बंदा जो था इस्लामाबाद में पूरी रात मौजूद था और वो बातें भी कर रहा था, हैंडलर्स भी मौजूद थे, तो कहीं तो छुपे हुए थे वो लोग, कहीं रास्ता तय कर रहे थे, कहीं प्लानिंग कर रहे थे, रेकी भी उन्होंने की हो। मैं ये समझता हूँ कि ये सब इसलिए मुमकिन हो रहा है कि मैंने और आप में, मतलब जो हम अफराद हैं, जो हम कौम के नुमाइंदे हैं, हमने अपनी आंखें और कान बंद किए हुए, और ये जो जंग हमारे मुल्क में चल रही है ये हमने सारी की सारी अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज पे छोड़ी हुई है, इंटेलिजेंस एजेंसीज पे छोड़ी हुई है, हुकूमती इदारों पे छोड़ी हुई है। हमारा अपना इसमें कोई रोल मुझे नजर नहीं आ रहा है, और जब तक हम इसमें शामिल नहीं होंगे हम इसको रोक नहीं पाएंगे। बड़ा मशहूर एक कार्ल वॉन क्लॉजविस जर्मन स्ट्रेटेजिस्ट था, और उसका ये कहना था कि देखें, किसी भी जंग में हुकूमत, अवाम और फौज, इन तीनों का मिलना बहुत जरूरी है, वरना आप जंग नहीं जीत सकते। ये कुलिया है, यूनिवर्सल एक फॉर्मूला है। तो ये जंग हमारे मुल्क में चल रही है, एक जाहिरी दुश्मन होता है, एक पोशीदा दुश्मन होता है। तो ये एक पोशीदा दुश्मन के खिलाफ एक जंग है बाकायदा, और हमें ये समझना चाहिए कि ये हम हालत जंग में हैं। ये हमारे वजीर दिफा ने भी कहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा। तो जब हम हालत जंग में हैं तो अवाम अपना किरदार क्या अदा कर रहे हैं, हमें इस पे सोच विचार करने की जरूरत है। हमारी ओवरऑल स्ट्रेटेजी में ये खला मुझे एक नजर आता है, जिसमें हम लोगों ने अपनी आंखें और कान बंद किए हुए हैं। कितने लोग हैं हम में से जो किसी नंबर पे ये रिपोर्ट करते हैं कि जी मैंने किसी मुश्तबा शख्स को देखा है, या मैंने कोई मुश्तबा हरकत होते हुए देखी। हम आंखें बंद करके, कान बंद करके अपने कामों में लगे रहते हैं, अपने इर्द गिर्द से बिल्कुल मुबर्रा होते हैं, और फिर जब ऐसा वाकया हो जाता है और जब उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो बड़ी नादिर और नायाब चीजें पता चलती जो कि आसानी से हम रोक सकते थे, जिसका हम कोई अहाता कर सकते थे। तो मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान से ये कार्रवाइयाँ हमारे मुल्क के खिलाफ हो रही हैं, और अवाम के भारत का रोल भी पर मजीद भी बात करेंगे, एंड ऑफ कोर्स इस पर ज़रा आएंगे कि हमारे जो डायलॉग में हमने सीज़ फायर की बात की थी, उसके बाद इस तरह की कार्रवाइयों को किस तरह से देखा जाए। इससे पहले कि हम इस पर मजीद बात करें, हमें ज्वाइन किया है हमाद हसन साहब ने, जो कि सीनियर तदयाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम हमाद साहब। एक तो पैरेलल ये वाक़या हुआ, उससे पहले जो इस्लामाबाद कचहरी में वाक़या हुआ, ये दो वाक़यात है, और बात यह है कि मुल्क में दहशतगर्दी की एक नई और संगीन लहर नुमायाँ हो रही है, एक फ़ियर फैला हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ कैडेट कॉलेज का वाक़या हुआ, इस्लामाबाद कचहरी में धमाके हुए। क्या ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है? देखिए, जो बॉर्डर से मुल्हिका अजला है, जो ज़्यादातर फाटा अजला थे, जिसमें शमाली जनूबी वज़ीरिस्तान भी है, कुरम भी है, और अगज़ाए खैबर, मोमंद और बाजवड़ है। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरे अजला है, जिसमें दीर है, बनू है, लकी मरवत, टीआई खान और टांग के अजला भी हैं, जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर सूरत हाल एक तवील अरसे से ख़राब है, और ये तमाम अजला अफगान बॉर्डर के साथ ही है। तो इससे तो एक पैगाम मुकम्मल तौर पर वाज़ेह है कि दहशतगर्द कहाँ से आते हैं, क्योंकि उनके लिए वहाँ पे कार्रवाई, बॉर्डर पे कार्रवाई करना भी आसान होता है। अब इन इलाकों में तीन यानी वजीरिस्तान में 3 कैडेट कॉलेजेस हैं। एक रज़मक कैडेट कॉलेज है जो शमाली वजीरिस्तान में है, मीरान शाह के करीब, जो तहसील रज़मक है वहाँ पर, और ये बहुत पुराना 50-60 साल पुराना शायद कैडेट कॉलेज है। फिर उसके बाद दहशतगर्दी की अफरीद जब आई तो उस वक्त तो फौज ने 1-2 और कैडेट कॉलेजेस कायम किए, जिसमें एक यही वाना कैडेट कॉलेज है और एक स्पिनकाई कैडेट कॉलेज है, जो मसूद कौम जिसके इर्द गिर्द, और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्यादातर लोकल इलाकों के ही होते हैं।
अब वो तो उनके लिए एक आसान टारगेट था, जिस तरह उन्होंने आर्मी पब्लिक का वाकया हुआ था तो उसी तरह का कोई वाकया करना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने बहरहाल उनको तो ऐसा नहीं करने दिया। बहरहाल हमारी फौज की बड़ी अच्छी कारकर्दगी कि उन्होंने बर वक्त उस पर काबू पा लिया। लेकिन बहरहाल खतरात तो हमारे लिए मौजूद है। ये एक इंडिकेशन तो है कि खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में भी वो इस तरह की कोई हरकत कर सकते हैं, इसलिए पूरी तरह अलर्ट रहना पड़ेगा। अच्छा फैसल साहब, कमिंग टू यू नाउ, इस्लामाबाद से लेके वाना तक इस तरह के वाक़यात होना, अब पाकिस्तान क्योंकि देखें अब हमारे दोस्त ममालिक जो है ख़ास तौर पर बरादर इस्लामी ममालिक, उनका जो इज़्ज़त और तकरीम है हमारी सर आँखों पे, तुर्किया और क़तर हैव बिन डीलिंग विद अफ़गानिस्तान, और उनकी ही दरख्वास्त पे हम दूसरे सेशन के लिए भी बैठे थे उनके साथ। अब क्या गारंटी हमें दी जाए इन लोगों, क्योंकि अफ़गानिस्तान से तो कोई गारंटी नहीं आनी, उन्होंने तो ये तमाम तर जो कल की चीज़ें हुई हैं उनका बयान तक नहीं आया है, तो अब हम किसकी गारंटी पे इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करें? व्हाट्स द ऑप्शन नाउ? देखिए, हमें एक बड़ी मजबूत स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है और उस पर बड़ा प्रोएक्टिवली काम करने की जरूरत है। हमें रिएक्टिव होने की जरूरत नहीं है। प्रोएक्टिव ये है कि देखिए, हमने ये तो डिक्लेयर किया हुआ है कि अगर हमारी सरजमीन पे, अफगानिस्तान की सरजमीन से कुछ होगा तो हम जवाब देंगे, अगर भारत की तरफ से कुछ होगा तो हम जवाब देंगे। तो ये तो हमारी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है और हमने इसका मुजाहरा भी किया मई में भी और फिर बाद में अफगानिस्तान के साथ भी, और अगर आइंदा भी खुदा न खास्ता ऐसा वक्त पड़ा तो हम जरूर उसका मुजाहरा करेंगे। हमें एक डिप्लोमेटिक मैनूवर करने की बड़ी शदीद जरूरत है और उसमें हमें अफगानिस्तान पे प्रेशर डालने की जरूरत है। ना सिर्फ अफगानिस्तान पे प्रेशर डालने की जरूरत है बल्कि हमें भारत पे प्रेशर डालने की जरूरत है। जब तक भारत का नेक्सस नहीं टूटेगा, जब तक वहां पे लोग जो ये कार्रवाई करने वाले लोग हैं इनकी कमर नहीं टूटेगी, तो हमें इन दोनों पे प्रेशर डालने की जरूरत है। अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त हमारा जो डिप्लोमेटिक स्टेचर है, जो हमारा पॉलिटिकल स्टेचर है दुनिया में, वो बड़ा अच्छा है। हमारे बड़े अच्छे मुल्कों से ताल्लुकात है, सुपर पावर, मेजर पावर से ताल्लुकात हैं, वो हमें वैल्यू करते हैं, हमें सुनते हैं, हमारी राय लेते हैं। तो हमें उनको भी कायल करने की जरूरत है कि ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि भारत पे प्रेशर डालें। और तीसरा हिस्सा इसका होना चाहिए इंटरनल, ये जो बात मैं पहले कर रहा था कि हमें अपनी आवाम को तैयार करने की जरूरत है, अपने जो लूप होल्स हैं उनको हमें बंद करने की जरूरत है, और हमें हर तरह से तैयार रहना है कि अगर इसके बावजूद कुछ होता है तो हम उसको होने से पहले रोकें। हमें प्रोएक्टिव होने की जरूरत है, रिएक्टिव नहीं। देखिए, समझने की जरूरत है कि अगर एक टेररिस्ट आ जाता है और आपके घर का दरवाजा खटखटा देता है, आप उसके बाद उसका कीमा बना दो, चीलों को खिला दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने अपना काम कर दिया। तो आपको उसको अपने दरवाजे तक पहुंचने से पहले रोकना है और उसके लिए आपको एक प्रोएक्टिव पॉलिसी चाहिए, और वो प्रोएक्टिव पॉलिसी आपकी अवाम की शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि सिक्योरिटी शुड बी इनविजिबल येट इनविंसिबल, और वो उसी वक्त मुमकिन है जब हम अवाम हुकूमत के साथ और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ हाथ में हाथ मिला के चलेंगे और अपना रोल प्ले करेंगे। तो हमें ये 3 स्ट्रैंड्स पे बड़ा प्रोएक्टिवली काम करने की जरूरत है, उसी वजह से हम इसमें से निकल सकेंगे। ठीक है, भाई साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे साहब, कैडेट कॉलेज वाना के हवाले से सिक्योरिटी ज़राए और इदारों ने बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा भी किया। ऑपरेशन ख़त्म हो गया, मगर इसका अंजाम अब क्या होगा? व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग फॉर द फ्यूचर? व्हाट आर आवर प्लानिंग्स? देखिए, सदेबाब इसलिए नहीं हो पा रहा है कि बॉर्डर के उस तरफ तो पाकिस्तान की हुकूमत नहीं है, वहाँ पर तो तालिबान रिजीम है, और तालिबान चूंकि वो न विजनरी है, न उनको गर्दपेश के हालात का इदराक है, न वो पुरअमन फ़ज़ा के हवाले से इतने हसास हैं, तो वो तो मामूली मामूली मफादात देखते हैं और फिर उन्हीं मफादात के पीछे चलते हैं। अब जो कैंप्स हैं या जो टेररिस्ट हैं, जिसमें खोस्त, पक्तिका, निंगरहार जैसे इलाके हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान के फ्रंट पे है, पेशावर, खैबर एजेंसी, वजीरिस्तान, बनू के बिल्कुल सामने, तो वहां पर चूंकि तालिबान की हुकूमत हमारी तो है नहीं, तो तालिबान वहां पर ज़ाहिर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तबाही फैला रहे हैं ये टेररिस्ट,
और ये जिम्मेदारी उनको रोकना जो है वो जिम्मेदारी तालिबान की है, वो हमारी नहीं है। लेकिन मुज़ाकरात मुसलसल जारी रहे और इसके बावजूद तालिबान उन्हें नहीं रोक सके, तो अच्छा, अब अगर इसमें एक वो चीज़ उनको ये भी है सर, इफ़ आई कंटिन्यू विथ यू, अफगानिस्तान की दरअंदाजी से शुरू होने वाली जंग को अब आप कहाँ तक फैलता हुआ देख रहे हैं? देखिए, अफगानिस्तान को इस दरअंदाजी से पीछे हटना पड़ेगा। अफगानिस्तान कोई इतना हर्बी लिहाज से, फौजी हवाले से इतना मजबूत मुल्क नहीं है कि वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। पाकिस्तान तो मुसलसल खुद भी उनसे के डिप्लोमेटिक चैनल पे बात करता रहा, फिर बीच में तुर्की और कतर सालिस भी बनकर आए, मुज़ाकरात भी दोहा में हुए, इस्तांबुल में भी 2 दौर मुज़ाकरात के हुए। और पाकिस्तान और क्या कह रहा है? पाकिस्तान तो उनसे यही कह रहा है कि देखिए, मेरे बॉर्डर पर जो प्रॉक्सीज बैठे हुए हैं, जो टेररिस्ट कैंप हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनको खत्म कर दें। पाकिस्तान का तो एक जायज मुतालिबा है, लेकिन तालिबान के पास कोई मुदल्लल बात नहीं है, कोई लॉजिकल बात वो कर नहीं रहे हैं, कोई तहरीरी मुआहदे के लिए तैयार नहीं है। तो इससे आप उनकी नीयत के खोट का अंदाजा लगा लें। लेकिन अब देखिए, अफगानिस्तान के साथ तो कोई फजाई फौज भी नहीं है। पाकिस्तान के लिए कौन सा मुश्किल है? अगर पाकिस्तान चंद घंटों के अंदर अंदर इंडिया के S-400 और राफेल और ये सब कुछ उड़ा सकता है, तो अफगानिस्तान कौन सा मुश्किल है? लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान नरमी से काम ले रहा है, क्योंकि एक मुसलमान और हमसाया मुल्क है। लेकिन और ये दबाव सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से नहीं, ये पूरी दुनिया की तरफ से भी है, ये अफगान अवाम की तरफ से भी है। लेकिन एक मुसल्लह जत्था जो है वो अपनी जिद और हठधर्मी पर डटा हुआ है और उससे पीछे नहीं हट रहा है। लेकिन एक दिन तो उन्हें इससे पीछे हटना पड़ेगा। जाहिर है कि एक अखलाकी बरतरी तो उनको है नहीं, अखलाकी तौर पर वो बहुत कमज़ोर पोजीशन पे है। फैसल साहब, इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, इससे पहले जब APS भी हुआ, वो सिग्नेचर लगता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, बिकॉज दे हैव बीन कंसिस्टेंटली अटैकिंग आवर चिल्ड्रन, ख़ास तौर पर कैडेट कॉलेज हो गया या फिर इससे पहले आर्मी स्कूल हो गया। सो डोंट यू थिंक कि वो एक साइन ही है कि अगर आप हमारे अगेंस्ट किसी इस तरह की बात करेंगे, डायलॉग में आप बात करेंगे कि जी हम काउंटर अटैक करेंगे, तो हम आपके बच्चों पर या आपके स्कूल्स पर अटैक करेंगे। बेसिकली दिस इज़ एन अटैक ऑन द आर्मी। जी बिल्कुल, ये ऐसे ही है, आपने सही इसकी तशरीह की है। मेरा मानना ये है कि देखें, पाकिस्तान डायलॉग में जाना चाहता है भारत के साथ भी और अफगानिस्तान के साथ भी, क्योंकि हमें ये इदराक है कि हम पड़ोसी, और पड़ोसियों ने क़यामत तक साथ रहना होता है। तो कब तक हम ये शोरिश ज़दा एक हालात में रहेंगे, कब तक हम एक दूसरे को तंग करते रहेंगे? हमें कोई मिलजुल के चलने की ज़रूरत है, हमें बातचीत करने की ज़रूरत है, मसलों को हल करने की ज़रूरत है। तो इस नीयत से पाकिस्तान हमेशा अपना हाथ बढ़ाता है बातचीत के लिए। लेकिन इस हाथ बढ़ाने के साथ इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई मर्सी पिटीशन डालते हैं भारत के सामने या अफगानिस्तान के सामने कि भाई आप ये काम ना करें। अगर मेरे घर में कोई चोर डाकू आ जाता है तो मैं उससे कोई मर्सी पिटीशन तो नहीं डाल सकता उसके सामने या उसके हैंडलर्स के सामने कि भाई इससे कोई ये काम ना करे। उसने तो जो काम करना है वो करेगा, लेकिन मुझे खुद मजबूत होने की जरूरत है। मैं उसको वो जगह ही ना दूं, वो स्पेस ही ना दूं, वो मौका ही ना दूं कि वो ये काम कर सके। तो पाकिस्तान एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करता है, लेकिन अगर वो बात नहीं सुनना चाहते तो फिर हमारी स्ट्रेंथ मौजूद है। और वो स्ट्रेंथ की मैंने आपको 3 स्ट्रेंथ्स बता दी हैं कि एक हमारी डिक्लेयर्ड पॉलिसी, एक हमें डिप्लोमेसी करनी है और एक हमें अपने घर में निज़ाम सही करना है। राइट। अच्छा, हमारा साहब, वन मोर थिंग, ये सादिया ने भी APS का जिक्र किया, ये तलबा या इवन वाना कैडेट कॉलेज, तालीमी इदारे, ये दुश्मनों ने इसको सॉफ्ट टारगेट समझा हुआ है। देखिए, ये टारगेट तो पहले भी वो करते रहे, यानी आर्मी, पब्लिक स्कूल या जो पुलिस के मस्जिदों में, जनाजों में, बाजारों में, ये टारगेट्स तो वो पहले भी, यानी ये तो आज से नहीं, ये तो एक तवील अरसे से इस तरह के टारगेट्स किए जा रहे हैं ऐसी जगहों के। उन्होंने तो फौज और पुलिस पर भी हमले कर दिए, सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी हमले कर दिए। लेकिन इसके लिए एक ताकतवर पॉलिसी पाकिस्तान को बनानी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, वो पॉलिसी इंतहाई सख्ती क्यों न हो, चौंका देने वाली पॉलिसी क्यों न हो, लेकिन बहुत हो चुका, मजीद इस अमल को रोकना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है।
हमाद हसन साहब और एयर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। और जब हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में कार्रवाई की, सबको पता है उसके पीछे हाथ किसका होता है। भारत में फॉल्स फ्लैग की पुरानी चाल है, एक बार फिर ये बेनकाब हुई है। सफाक मोदी सरकार का नया ड्रामा भी अपनी उलझनों में उलझ सा गया। लेकिन इससे पहले कि हम नई दिल्ली में होने वाले लाल किले के करीब जो मेट्रो स्टेशन पे धमाका हुआ है उस पर बात करें, हम आपको भारतीय मीडिया जो इंतहाई संजीदा, इंतहाई रंजीदा और इंतहाई दर्दीदा किस्म का मीडिया है, जो कि सिर्फ सच लाता है आपके सामने, मैं चाहूँगा एक शगुफा आपके सामने रखा जाए। गो के इसका इससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट टू शो द इनसेंसिटिविटी एंड द फेक न्यूज़ फैक्ट्री दैट दे क्रिएट। दिखाइए प्लीज़। इससे मुझे धर्मेंद्र का बहुत मशहूर डायलॉग याद आ रहा है, जिसका पहला लफ्ज़ तो मैं हज़फ करूँगा, लेकिन दूसरा जो जुमला था कि मैं तेरा खून पी जाऊँगा। धर्मेंद्र जो है वो मरे नहीं है, लेकिन इन्होंने मार दिया है। तो अभी ये सिचुएशन है। वेल विद दैट हम चलते हैं माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हामिद खान अल मशरक़ी साहब के पास। हामिद साहब अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप कभी प्रेजेंस रहता है इंडियन मीडिया में, और हमें पता है कि आप किस तरीके से उनकी जो फेक और लाइज हैं उनको बस्ट कर रहे होते हैं। जब ये हुआ है दिल्ली लाल किले में ये तमाम तर मामला, अच्छा ये बड़े अरसे बाद पहली मर्तबा हुआ है कि भारतीय हुकूमत ने फोर फ्रंट पे आके इतना ज़्यादा, या नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, इन सब ने पाकिस्तान का बराह रास्त इल्ज़ाम नहीं लिया। लेकिन ये जो गोदी मीडिया है जिसपे पिछले दिनों आपका देख भी रहा था, देखें आप हमारे साथ बैठते हैं, हम आपके साथ कितने खुशी खुशी बात करते हैं, आप हमारे साथ भी खुशी खुशी बात करते हैं, लेकिन वहाँ आप एक साहब के साथ बैठे थे और आपने उनको जो शटअप कॉल लगा दी थी, पहले तो हेड्स ऑफ उसके लिए, और दूसरा ये कि व्हाट डू वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम दैट मीडिया। अभी जंग वाले मामले में जितनी थी नहीं उतने दे एडेड फ्यूल टू फायर। पिछले दिनों उनके भारतीय जर्नैल को यह बोलना पड़ा कि हमें भी नहीं पता कि हम लाहौर पोर्ट पे या कराची पोर्ट पे हमला कर रहे थे, तो हमारा मीडिया में बता रहा था। सो दिस इज़ द इनसेंसिटिविटी दैट दे आर वीविंग, और कोई और झोंके ना झोंके, ये मीडिया तो खित्ते को आग की जंग में झोंक रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक बार उनका जो मशहूर गोबर आर्या है, आई एम सॉरी एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम दोस्तों के साथ भी इसी तरह लड़ते हो। तो मैंने उसको कहा, इकबाल का ना, अल्लामा इकबाल का एक शेर सुनाया। मैंने कहा, हो हल्काए यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रिस्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। वहां पर जो है वो जब मेरे मुल्क की बात आती है, मेरी रियासत की बात आती है, मेरे मादरे वतन की बात आती है, तो मैं, आप या कोई भी उसके लिए उतना ही जज्बाती होते हैं और उसके लिए अपने मुल्क का दिफा करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड ऑफ इट। जहां तक मीडिया का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि इंडियन मीडिया इररिस्पॉन्सिबिलिटी की तमाम हदें पार कर चुका है, और उसकी वजह से मैंने बार बार पूरी दुनिया की रिसर्च इकट्ठी करके दी एज ए मीडिया पीएचडी, कि दुनिया में अब इंडियन मीडिया को क्रेडिबल रेफरेंस के तौर पर भी नहीं लिया जाता। ना सिर्फ इंडियन मीडिया चैनल्स को, बल्कि इंडिया के जो बड़े बड़े अखबार हैं, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, डेली इंडिया हो गया, दूसरे अखबार हो गए, बिकॉज उन्होंने एक नैरेटिव के पीछे आकर तमाम झूठ, तमाम फॉल्स फ्लैग चीजें, तमाम फेक चीजों को ऑथेंटिकेट करना शुरू कर दिया। जैसे आपको याद होगा कि कमांडो पता नहीं कौन कौन सी मूवीज के क्लिप दिखाकर तो वो कहते हैं कि ये पाकिस्तानी फौजी हैं। मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो दिल्ली में ड्रामा रचाया गया, उसको एक सेकंड में एक्सपोज कर दिया। आज मीडिया बहुत एडवांस है। मैं नहीं कहता कि इंडियन हुकूमत बैकफुट पे गई है। मैं आपको बताऊं, एक्चुअली जो इंटरनेशनल उसका एक पोस्टमार्टम हुआ उस सारे वाकये का, कि ना तो जमीन पे कोई ब्लास्ट का निशान है, ना ही कोई ऐसा है, आपने पता नहीं सीएनजी का सिलेंडर फटा है या क्या हुआ है, और आपने एकदम से पाकिस्तान पर चढ़ाई का प्लान बनाया है। तो इसको ओवरऑल मीडिया ने बस्टेड किया, जिसके बाद इंडियन हुकूमत तो बैकफुट पे गई, लेकिन बदकिस्मती से जो इंडियन मीडिया है वो रवायती तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरता है, वो रवायती तौर पर हमारे इदारों के खिलाफ बकता है, वो रवायती तौर पर उसका ख्याल है कि इससे वो अपनी आवाम में सेंसेशनिज्म पैदा करेंगे। मैं बार बार ये कहता हूं, फील कि उनकी आवाम ये सेंसेशन अब बाय करती है एनीमोर? बस मुझे नहीं लगता कि वहां पर अब लोग ये बाय कर रहे हैं। देखिए बात यह है कि वास्ट मेजॉरिटी जो होती है ना, उसको आप जहां पर ना तो रेट ऑफ एजुकेशन है, दुनिया को धोखे में रखा हुआ है, उसको आप मिसगाइड तो करते हैं, लेकिन इससे इनकार नहीं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सेंसिबल क्लास है, वो समझती है कि ये मोदी का जो जुनूनीपन है, ये जो झूठ है, ये जो ड्रामा है, ये 1.5 अरब लोगों को
जंग और एटमी जंग की तरफ धकेल सकता है। एक शख्स अपनी सियासी बका के लिए, एक पार्टी अपने फस्तायत से भरपूर नजरिए को बचाने के लिए, एक पार्टी हिंदुत्व के आइडियोलॉजी के लिए पूरे 1.25 अरब हिंदुस्तानियों को बेवकूफ भी बना रही है और खित्ते को जंग की तरफ। जो पढ़ी लिखी क्लास है, आप देखिए राहुल गांधी को मैं बड़ा क्रिटिक हूं, लेकिन वहीं पर मैं उसको अप्रिशिएट भी करता हूं कि वो बड़ा वाज़ेह तौर पर इंडियन पब्लिक को बता रहा है कि अब वक्त आ गया है कि आप इस मोदी के गोदी मीडिया से जान छुड़ाएं। उससे अच्छा है कि आप कोई कार्टून देख लिया करें। यानी मतलब यहां तक उसका अंदाज था। मकसद ये है कि जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं उनका अब आगे आना इंडिया में भी जरूरी हो गया, और हम देख रहे हैं कि कुछ तज्जियाकार, कुछ एक्सपर्ट्स अब इस पे बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि इसके अंदर पाकिस्तान के मीडिया, हम जैसे, आप जैसे लोगों का बड़ा किरदार है जिन्होंने उनको एक्सपोज किया है। और खुद इंडिया के अंदर मुझे इतनी अप्रिसिएशन मिलती है कि जी आप इनको एटलीस्ट चेहरा तो इनका दिखाते हैं, आप इनको बताते तो हैं कि जी आप कितना झूठ बोल रहे हैं और उस झूठ की कोई लाइफ नहीं होती है। एक चीज बड़ी हमें समझनी होगी यहाँ पर, और वो ये है कि आज जहाँ पर दुनिया का मीडिया चला गया है, आज जहाँ पर मालूमात की तक रसाई है, उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि इंडियन मीडिया अपनी मौत आप मार रहा है, और उसके सबसे बड़ा जिम्मेदार वो खुद है, मोदी सरकार है। ये दुनिया की तारीख में पहला धमाका हुआ होगा जहाँ पे धमाके की जगह से कोई बारूदी मवाद शायद नहीं मिला है। हरियाणा से फला किलो मवाद मिल गया, फला शहर से फरीदाबाद से फला इतनी बैटरी मिल गई, इतना डेटोनेटर मिल गया। तो ये सारी चीज़ें मिल गई। गाड़ी पे भी एक फड्डा था कि ह्युंडई है, कि कौन सी है, आई डोंट नो कि मारुति है या कौन सी है। सो द थिंग इज़ कि ये अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिर रहे हैं, और बिहार का इलेक्शन जो है वो इनकी कलाई भी खोल के रख देगा। बट विद दैट देखिए, ये सारी चीज़ें, हमारा ह्यूमरस बैंटर, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, बट द इशू इज़ कि अभी भी भारत इस तरह की फॉल्स फ्लैग करने की ना सिर्फ कोशिश कर रहा है, इसको आप इस पैराडाइम में भी रख के देखिए कि उनके जर्नैल ये भड़कियाँ लगा रहे हैं कि जी सिंधु 2.0 सो दे आर मेकिंग समथिंग। और हमें इसमें सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ इसके मज़े लें, बट हम चौकस भी रहें। बिल्कुल ऐसे ही हम इस पे भरपूर तैयार हैं कि मोदी को जितनी बुरी शिकस्त हुई है ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मार्का हक में, वो अपने जख्म चाट रहा है, लेकिन बजाय ये कि वो सबक सीखें, वो उसके ऊपर अपने अवाम को एक बार फिर आग में झोंक रहा है। और उसकी फोर्सेस जो हैं वो उसका सियासी टूल और आला कार बन रही हैं। ये सबसे बड़ी खतरनाक बात है कि किसी मुल्क की फौज जो है किसी एक शख्स के सियासी बयानिए को बचाने के लिए पूरे खित्ते को जंग में लपेट दे। और अब आपको एक और बात बताता चलूं कि पाकिस्तान की भरपूर तैयारी जो है वो भी उसको पता है। पाकिस्तान ने जिस तरह पहले किया कि अब इंडिया जो है वो समंदरों के अंदर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, या इंडिया जो है वो अवाम को मिसगाइड करने के लिए, क्योंकि जैसे अभी आपने कहा बिहार का इलेक्शन है, उसके बाद बंगाल का इलेक्शन है, अगले 8 महीनों में 6 रियासतों में इलेक्शन है। सो इंडिया, मोदी को नजर आ गया है कि उसकी सियासी मौत आ रही है और उससे वो बचने के लिए इस तरह से हरबे और हथकंडे आजमा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम, फौज और इदारों की तैयारी जो है वो भरपूर है, लेकिन यहीं पर दुनिया के रिस्पॉन्सिबल ममालिक को इंटरवीन करना चाहिए, मोदी को और उसकी हुकूमत को रोकना चाहिए, बजाय इसके कि पाकिस्तान एक बार फिर उनको पछाड़े, फिर पाकिस्तान के पास ये दौड़ते हुए आए अमेरिका के जरिए माफिया मांगे। उससे अच्छा है कि खुद समझदारी का सबूत दें या खुद अपना बैठ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान तो इंशाल्लाह भरपूर जवाब देगा। ये मेरा भी यकीन है, आपका भी यकीन है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की तरफ से कोई इस बार माफी होगी या कोई रियायत दी जाएगी। तो खुसूसी तौर पर मैं तो आपके तरफ से भी यही कहूंगा, इंडियन मीडिया हो या इंडियन इंटेलेक्चुअल्स हो, सियासतदान हो, ये खुदारा अपने एक जुनूनी शख्स को इस अहम मनसब से हटाया जाए और कोई काबिल, कोई जहन वाला आदमी लाया जाए जिसका मैं कहूंगा कि जहन सही काम करता हो और वो अमन की बात करे। पाकिस्तान तो अमन की बात करता है, पाकिस्तान तो कहता है जी कि आप अमन की बात करें, हम 4 कदम आगे चलेंगे, खित्ते में गुर्बत के खात्मे की बात करें, खित्ते में मुआशी तरक्की
की बात करें, सी पैक, ओ बोर और जो बड़े बड़े मंसूबे हैं, आप उसका हिस्सा बने, लेकिन हमारे बुनियादी मसाइल हल करके, चाहे वो कश्मीर का मसला हो। बहुत शुक्रिया हामिद साहब, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। और अगर इस तरह का मज़ीद मिस एडवेंचर करने की कोशिश की जाएगी तो शायद एक ही और मार की ज़रूरत होगी भारत को, और उसके बाद जितना आइसोलेट वो ऑलरेडी हो चुका है, मज़ीद आइसोलेट होना मेरा नहीं ख्याल उनके पास इसकी गुंजाइश है। विद दैट हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब, कल रात जो हुआ वो सबने देखा और बहुत ही सनसनीखेज और यादगार मुकाबला। तो मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने जीता हुआ मैच जीत लिया। पाकिस्तान ने इट केम टू अ लेवल वेयर इट डिड फील कि शायद ये जीता हुआ मैच हम हार तो नहीं जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वी डिड विन। पाकिस्तान हैड टू बैट फर्स्ट और उसके बाद 299 रन का हमने स्कोर डाला। मैं एक्सपेक्ट करी थी कि फ़खर हैज़ मेड अ कमबैक, तो बहुत ही अच्छा खेलेंगे, और ऐसा नहीं हुआ। वी डिड नॉट गेट अ गुड स्टार्ट। साइम अयूब ने साउथ अफ्रीका में अच्छा कर दिया था लास्ट मैच में। आई वाज थिंकिंग ही विल कंटिन्यू विद दैट, वो नहीं हुआ। बट थैंकफुली सलमान अली आगा, हु हैपेंड टू मेड अ सेंचुरी एंड मेक द स्कोर टू 299 वाज अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान। और अच्छी बात ये कि हारिस रऊफ ने कल मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी अपनी टीम के लिए। तो इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट तजज़ियाकार फवाद मुस्तफ़ा साहब। फवाद भाई अस्सलाम वालेकुम और सुबह खैर। भाई मुबारक पहली फतह। और देखें, ठीक है, बाबर ने नहीं किया, उसको अभी रखते हैं एक साइड। हम यही चाह रहे थे और यही कह रहे थे कि हुसैन तलत मिडिल ऑर्डर में हैं, वो करें परफॉर्म। सलमान अली आगा ने कल वो काम किया जो पाकिस्तान 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद से आपको पता है बॉटम 3 पे है इन द नंबर ऑफ सेंचुरीज स्कोर्ड। हमसे नीचे सिर्फ अफगानिस्तान और बांग्लादेश है। कोई 9 के 8 सेंचुरियाँ पता नहीं जितनी ही हमने स्कोर की हैं, और बाकी उन्हें 15-15 16-16 सेंचुरीज स्कोर की हुई है टीम्स ने। सो क्रेडिट गोज टू सलमान ऑब्वियसली फवाद भाई, आफ्टर वी लॉस्ट 4 विकेट्स। अस्सलाम वालेकुम सादिया, फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें याद किया। अच्छा, मेरा सिर्फ कहना ये है कि सलमान अली आगा मुझे लगता है बहुत ही अंडररेटेड खिलाड़ी है। आप साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज देख लें, वनडे सीरीज देख लें, और उसके बाद ये वाला मैच, और 95 पे 4 आउट हो गए थे। और चीज़ बड़ा अच्छा हो रहा है कि हमारी क्रिकेट अब एक खिलाड़ी से आगे भी बढ़ रही है। हम वरना मुझ समेत होता यही कि बाबर पे ही बात होती है और बाबर पे ही ख़त्म हो जाती है। एंड मैं यही कहूँगा कि ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि आपके 95 पे 4 आउट हुए, फिर हुसैन तलत एंड सलमान अली आगा जिस तरह से खेले और आपने 300 रन किए। उसके बाद जो बॉलिंग हुई, नया बॉल, मुझे लगता है कि बहुत ही बुरा हमने किया इन कंडीशंस में। कंट्रोल नहीं हो रहा था, नजर आ रहा था, थकावट नजर आ रही थी, तो वो सारी चीजें हुई। मुझे समझ नहीं आता, मैंने पहले भी बात की है कि खुर्रम शहजाद से अच्छा नया बॉल करने वाला कोई फास्ट बॉलर है नहीं। लेकिन क्योंकि कोचिंग जो हमारे कोच साहब हैं, उनकी एक फ्रेंचाइजीज से प्यार बहुत है और वो उससे आगे नहीं देखते। और मसला सारा ये है कि यहाँ पर अगर किसी को बेचना अपने आप को नहीं आता या सेल करना नहीं आता तो वो पीछे रह जाता है। खुर्रम की उस किस्म की पर्सनालिटी नहीं है। तो प्रॉब्लम यही है कि वाइड बॉल में आपको इस तरह से अगर नहीं होता तो ये जो देखने वाले लोग हैं वो उनको लेते नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको वापस उसी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी नजर में के कैप्टन कल कोई विकेट ले नहीं सके इन 10 ओवर्स। आई वाज एक्सपेक्टिंग विद द परफॉर्मेंस जिसके लिए उन्हें वनडे का कप्तान बनाया गया था, वेयर दैट परफॉर्मेंस हैज गॉन। अगर उनकी गेंद पे आप कैच छोड़ेंगे तो वो बेचारा क्या करेगा? इसको ये क्रेडिट तो देना पड़ेगा ना। नहीं, देखें, बॉल अच्छा नहीं किया, कैच जरूर छूटा एक उनका शुरू में। और मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कप्तान बॉल नहीं करेंगे, कप्तान से सवाल में रही कि आखिरी ओवर हुसैन तलत का क्यों था। बिल्कुल सही बात। सवाल पहला ये है। कप्तानी पे बात करूंगा मैं, उनकी जो बॉलिंग है वो तो ऊपर नीचे होता रहता है, एक अच्छा दिन बुरा दिन होता है। नसीम मुझे नया बॉल अच्छा करते नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत बुरा बॉल, फुल टॉस भी हो रहे हैं, बॉलें भी मतलब कंट्रोल में नहीं हो रही जी, कंट्रोल नहीं हो रही। तो मुझे वो जो एक जगह है उसमें मुझे खुर्रम शहजाद नजर आ रहे हैं। शाहीन ठीक है, एक आध मैच ऊपर नीचे होता है, बट कप्तानी के हवाले से जरूर उन्हें सोचना है कि आखिरी ओवर। लेकिन आपको नहीं लगता कि फवाद भाई शाहीन के साथ कंसिस्टेंटली ये रहा है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जिस चीज़ के लिए हम कह रहे थे दैट ही इज सो गुड विद द न्यू बॉल, विल बी एबल टू गेट यू विकेट्स इन द अर्ली ओवर्स,
हम वो तो नहीं अचीव कर पा रहे, एंड इट्स बिन अ व्हाइल कि हम शाहीन से वो अचीव नहीं कर पा रहे। नहीं, अभी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका उसने अच्छी बॉलिंग की थी सादिया। ओवरऑल ठीक है, एक आध दिन ऊपर नीचे होता है। आप रोज तो अगर रोज ही कामयाब हो जाए तो क्या बात है, बट ओवरऑल ठीक है। वो नया बॉल कर लेता है, कल उस तरह नहीं की बट ओवरऑल ठीक कर लेता है। बट मेरा सवाल अब ये है कि जी बाबर खेल रहे हैं और अब उन्हें भी देखना है कि क्या इसी तरह खेलते रहेंगे की मर्जी है और इसी तरह उन्हें लोग खिलाते रहेंगे। और हमें भी अब सोचना चाहिए कि हम साद खान बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में एक बेटर नजर आ रहा है मुझे, कि आपको भी अगर आप जीत जाते हैं दूसरा वनडे भी तो नए लड़कों को भी आप ट्राई करें और कोशिश करें कि उनके साथ जाएं ताकि मौका मिले। अब इतनी क्रिकेट हो रही है कि दुनिया की टीमों को दो दो तीन टीमें रखी होंगी कि आप एक सीरीज में उनसे खिला रहे हैं, एक सीरीज में इनसे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप इतनी लगातार क्रिकेट खेल सकें और आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करे और आपको मैनेज करना पड़ेगा। वर्ल्ड कप आने वाला है, वर्ल्ड कप आने वाला है। मैं उसी सिलसिले में बात करना चाह रहा था फवाद भाई। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे शो कर रहे थे तो हमने दिल खोल के राना फ़हीम अशरफ पे बहुत क्रिटिसिज्म किया, बट उसके बाद से फ़हीम अशरफ हैज़ बीन गुड इन एशिया कप और साउथ अफ्रीका सीरीज़ और कल वाले मैच में भी। तो हम समझें कि अब वो अच्छा कर रहे हैं और टीम का मुसलसल हिस्सा होंगे। देखिए फ़हीम ने जिस तरह से आप शुरुआत फाइनल की कर दें अगेंस्ट इंडिया बॉल की थी, और अब मुझे जो लगता है आने वाली जो क्रिकेट तब्दील हो गई है फैसल, अब ये 150, 145, 155 की स्पीड से कोई फायदा नहीं होगा अगर आपके पास कंट्रोल और अकल नहीं है। ठीक है, तो फ़हीम अपने दिमाग का बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। वाइट बॉल क्रिकेट में हमने देखा, और जहां जरूरत पड़ती है वो अपनी बैटिंग भी कर लेते हैं। तो काफी हद तक अब वो बेहतर होते जा रहे हैं। हारिस ने कल अच्छी गेंदें की, बेहतर की, बट यही है कि जी कहाँ उन्हें आपने खिलाना है, कहाँ नहीं खिलाना है। साथ साथ ये है कि ही बीइंग एक्सपेंसिव एट द सेम टाइम। फवाद भाई वक्त की कमी है, हमें एक ब्रेक लेना। आई एम रियली सॉरी एंड वील कंटिन्यू विद अदर डे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेल यहाँ पे हमें लेना है ब्रेक। हम होप करते हैं ये विनिंग स्ट्रीक पाकिस्तान की जारी रहे, बट वी आर टेकिंग ब्रेक। सी यू आफ्टर दिस। वेलकम बैक। सर्दियों की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। कम से कम कराची तो बहुत ही स्लो स्पीड में जा रहा है, बट दीगर एरियाज़ में सर्दी बहुत होती जा रही है। आइडियली होना ये चाहिए कि सर्दी हो और सबके लिए अच्छी हो, बट जहाँ ये सर्दियाँ वायरल इन्फेक्शंस लेकर आती है, अब एक नया मसला हमारे पाकिस्तान का है, और ख़ास तौर पर पंजाब में जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि स्मॉग की सूरत हाल जो है वो आवाम के लिए एक मुश्किल बनती चली जा रही है। डिजकोट में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, और वहाँ के मौसम की अगर बात करें तो नवंबर के आगाज़ के साथ ही वहाँ स्मॉग भी छाई रहती है। खुश्क सर्दी है, स्मॉग से शहरी नाक, कान और गले के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। जी राना बिलाल, आगा कीजिए। जी बिल्कुल, डिजकोट के मौसम की बात की जाए तो नवंबर के आगाज़ से ही स्मोक का सिलसिला जारी है और अब इसमें शिद्दत आती जा रही है। आज डिजकोट के मुख्तलिफ एरियाज़ में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 और 230 के दरमियान रिकॉर्ड किया गया है, जो इंतहाई मुज़र सेहत करार दिया जाता है। इसके साथ अगर डिजकोट के आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 14 रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 13 है। इसके साथ साथ मौसम का हाल बताने वालों की बात की जाए तो उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि मज़ीद 7-8 रोज़ डिजकोट और गर्दनवा के में बारिश का इम्कान नहीं है, जिसकी वजह से इन इलाकों में स्मोक और फोग बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ महकमा सेहत की जानिब से भी शहरियों को हिदायत की जा रही है कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें और अपने चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ अगर इंतज़ामिया की बात की जाए तो ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से मुतअद्दिद अजलास मुनक्कद किए गए हैं, जिसमें धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और जो पोल्यूशन छोड़ते हैं चीज़ें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का इंदिया ज़ाहिर किया गया है। ताहम अभी तक जो महकमा माहौलियात है उसकी जानिब से ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आई, क्योंकि डिजकोट में बटा खिश्त की बढ़ती हुई तादाद है, जिनमें से बेशतर जो बटा जात हैं वो अभी तक ज़िगज़ैग पर मुंतकिल नहीं हो, जिसकी वजह से उनकी चिमनियों से निकलने वाला जहरीला धुआं जो है वो भी स्मोक में बढ़ने का इजाफा बायस बन रहा है। जी नुमाइंदे बिलाल हमें आगाह कर रहे थे। अब ज़रा खैबर पख्तूनख्वा का रुख कर लें तो हंगू और अगज़ई यहाँ भी मौसम इंतहाई सर्द और खुश्क है और सूरत हाल यहाँ पे ऐसी है कि सर्द हवाओं के बायस
दर्जा हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। बिल्कुल, शहरियों ने खुद को सर्दी से बचाने के लिए गर्म मलबूसात का चुनाव शुरू कर दिया है। अंगीठियाँ और इस तरह के इकदाम भी नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मंजूर खान, हमें अपडेट करेंगे। मंजूर, बताइएगा टेम्परेचर कितना नीचे आया? जी बिल्कुल, मुल्क की दीगर शहरों की तरह कबायली ज़िला और अगज़ई और ज़िला हंगू के मौसम के हवाले से मैं बुल न्यूज़ के नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि ज़िला हंगू में मौसम इंतहाई सर्द और आबी आलूदा है और महकमा मौसमियात के मुताबिक एक हफ्ते से बारिश ना होने की वजह से ज़िला हंगू में मौसम इंतहाई सर्द है, जिसकी वजह से यहाँ की आवाम में नज़ला और ज़ुकाम की जो बीमारियाँ हैं वो ज़्यादातर पाई गई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो पहाड़ी और जो मैदानी इलाके हैं वो वहाँ की जो दर्जे हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 11 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई है, जबकि कम से कम जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान भी कोई बारिश और ज़लाबारी या बर्फबारी की कोई इम्कानात जाहिर नहीं की गई है, जबकि मौसम सर्द होने की वजह से यहाँ के जो वो गर्म मलबूसात पहनने के लिए जो बाजार हैं वहाँ का रुख कर रहे हैं और गर्म मलबूसात जो है वो खरीद रहे हैं। खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे हंगू से, तो मुल्क में सर्दियाँ तो आ ही रही हैं, इस पे हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन अब ज़रा कराची का रुख कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ शहरियों की जानिब से भारी ई चालान और ख़राब सड़कों पर बढ़ती शिकायत के बाद सिंध हुकूमत ने जुर्मानों में कमी पर गौर शुरू कर दिया है। भारी जुर्मानों ने शहरियों को परेशान कर दिया था और सोशल मीडिया से अदालतों तक हुकूमत को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा था और सोर्सेज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं और पुलिस हुकाम ने भी हुकूमत को यही तजवीज़ दी कि अवामी दबाव कम करने के लिए जुर्माने भी कम किए जाएं। अच्छा, पुलिस का इसमें मौक़िफ़ ये कि इस निज़ाम का मकसद आमदन नहीं बल्कि ट्रैफिक नज़्म ज़ब्त और रोड सेफ्टी को बेहतर बनाना है। सूबाई हुकूमत गौर कर रही है कि पहली मरतबा खिलाफ वर्जी करने वालों के जुर्माने माफ़ कर दिए जाएँ, जबकि बाज़ खिलाफ वर्जियों पर फीस में कमी का ऐलान इसी माह मुतवक्के है। हुकूमत का कहना है कि ई चालान सिस्टम ख़त्म नहीं किया जाएगा बल्कि पूरे कराची और सूबे के दीगर अजला तक भी फैलाया जाएगा। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ अली राशिद साहब मौजूद हैं, आप तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। पहली चीज़ तो ये कि शुक्रिया भी करना है क्योंकि लोग बड़े परेशान थे, नॉट बिकॉज कि वो फॉलो नहीं करना चाहते रूल्स, बट ऑब्वियसली कंपैरिजन एक ड्रॉ किया जा रहा था। ये तनकीद बहुत ज़्यादा थी कि इसको किस तरह से कम किया जाए। आपको पर्सनली ये इकदाम के इन ई चालान को कम करना कैसा लग रहा है? यू हैप्पी विद दिस और यू थिंक कि ये प्रेशर जो है इसको सस्टेन करना चाहिए था? देखिए, मेरी ज़ाती राय ये है कि एक चीज़ होती है, हम उसको लाते हैं, फिर उस पर फीडबैक मिलता है और मेरे हिसाब से जिन लोगों के लिए हमने किया आवाम है उनको ये फील हुआ कि ठीक है, एक चीज़ अच्छी है। देखिए, किसी ने ये शिकायत नहीं की कि ये ई चालान आपने रख दिया इसलिए कि हम श्योर वो भी थोड़े वो ट्रैफिक हो गए, उनको रोकना, गाड़ियों को चुका था और एक्सीडेंट्स और सब चीज़ें भी आप देख रहे थे। तो आई थिंक डिफरेंस के साथ साथ एक एफिशिएंट सिस्टम बहुत नेसेसरी था और ये बाकी सूबों में भी इम्प्लीमेंटेड है। तो आई थिंक पीपल वेलकम इट कि जी अच्छी चीज़ है, इसको होना चाहिए, मगर साथ साथ थोड़ी उसमें हमें भी फील हुआ, आवाम को तो हुआ कि शायद जो उनकी हमने फाइन्स रखी हैं वो थोड़ी मुनासिब नहीं है, अगर उसको कम कर दिया जाए तो अच्छा है। देखिए, ये मेरे ख्याल से ई गवर्नेंस हो गई या गवर्नेंस हो गई, उसकी बड़ी ये अच्छी एक मिसाल होती है कि आप चीज़ें इम्प्लीमेंट करें मगर रिजिड नहीं रहें, फ्लेक्सिबल रहें। अच्छा, कि जहाँ आपको लगे कि हाँ शायद, देखिए हम चाहते इस पे अड़ जाते कि नहीं ये फाइन है और यही रहेंगे, मगर जहाँ हमें लगा, हमने भी अपना थोड़ा इंटरनली डिस्कशन किया और उस पे पहुंचे। और पहले शुरुआत हमने ये की थी कि जिसका भी ये सबसे पहला चालान होगा उसको हमने वेव कर दिया था। अगर वो बंदा कॉल इन करके कह दे कि आई एग्री, मुझसे गलती हुई है, आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, तो वो पहला चालान जो उसका है वो वेव हो जाएगा। अच्छा अली साहब, अब तो इसमें ये आपने initiative तो हमने वैसे ही ये लिया कहा कि इंटरनल डिस्कशन के बाद वी फेल्ट के हमें थोड़ा सा ऊपर नीचे मामला करना चाहिए। सो दिस ड्रॉज मी टू 2 पॉइंट्स। पहला तो ये कि क्या जो ये तमाम तर चीज़ें सोची गई थी और भारी जुर्माने आयद किए गए थे, क्या वो बहुत सख्त थे जिस पे बैक ट्रैक करना पड़ा? एक चीज़। दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा पिटिशन इसी चीज़ की गई हैं कि आप कर लें चालान, अरे हमसे पूरी जायदाद ले लें हमारी,
लेकिन सड़क तो ठीक कर दें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी हो जाए अगर, क्या ही बेहतर है, तो उसके बाद फिर ये चालान वालान कर लें, दुबई बना दें, फिर तो ज़्यादा बेहतर होगा। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बिल्कुल अच्छा, आपका बहुत अच्छा पॉइंट है, बट मेरे हिसाब से कि एक रोडें बन रही हैं। देखें, कभी भी कोई परफेक्ट एनवायरनमेंट किसी चीज़ का नहीं होता। सब चीज़ों को साथ साथ लेके चलना पड़ता है टू मेक श्योर कि हम जदीद दौर में जब पहुँचे तो हम उनके साथ कंपेयर कर सकें। मेरा इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट थोड़ा ऐसा है कि रोडें ख़राब है और अगर गड्ढे हैं, अगर आपको आर्ग्यूमेंट से अगर हम कहते भी हैं, तो हेलमेट पहननी तो भाई और भी ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि एकदम से आप स्पीड में जा रहे हैं और आगे कोई गड्ढा आ जाता है, गाड़ी आप चला रहे हैं, एकदम से ब्रेक मारना पड़ता है, तो सीट बेल्ट तो पहननी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और उस सारे इस मोटरसाइकिल के उन शॉक्स का क्या कि जो ख़राब हो गए, गाड़ियों के उन सस्पेंशंस का क्या जो ख़राब हो गई, उनका क्या करें गाड़ियों शहरी? के व्हील्स की मेंटेनेंस का भी क्या मेरे करें ख्याल में। शहरी उनका जाके किस पे? आप कह रहे हैं अगर सड़कें ख़राब हैं, आई कैन नॉट नहीं, काउंट ऑन मैं देखिए, हैंड्स, अगर यू वो नो इट के एक कहाँ सड़कें ख़राब हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये बिल्कुल 2 डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप डिस्कस कर रहे हैं ना। आप मुझसे ई-चालान की वायलेशंस की बात कर रहे हैं कि उसकी वजह से अगर सड़कें ख़राब हैं तो ये वायलेशन और फाइन नहीं होनी चाहिए। हम तो उनकी रोड सेफ्टी के लिए कि हेलमेट हो, सीट बेल्ट हो, ये चीज़ें अगर आप रोड की कंडीशंस की बात करें कि अगर ख़राब हैं, चलें अगर मैं हाइपोथेटिकली मान लूँ कि ये आर्ग्यूमेंट है, तो उसका मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट दूँगा कि तो अगर वाक़ई ख़राब हैं, तो उसमें हम काम भी कर रहे हैं, उनको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ख़राब है तो इट इज़ मोर नेसेसरी कि आप अपनी सेफ्टी देखें, सही बात। कि सीट बेल्ट बांध Actually, लें अगर Elisa, गड्ढा है। what और Faisal is दूसरी मैं trying to put forward, आप अपना जवाब प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। With due respect, वो ये put forward करना चाह रहे हैं कि सिस्टम ये होना चाहिए था कि पहले आप रोड्स सही कर लें और फिर ई चालान की तरफ आ जाएं। मतलब देयर शुड बिन ये सीक्वेंस ये होना चाहिए था। दैट इज व्हाट ही इज पुटिंग फॉरवर्ड। नहीं, आई अंडरस्टैंड आपका क्या सवाल है, पॉइंट है ना, एंड इट्स वेल टेकन, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। ओके, बट मैं साथ-साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, रोडें अगर ख़राब हैं, तो ये नहीं है कि हमने कोई डेट आपको दी हुई है कि अब कि कोई काम अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा और ये रोडों का काम शुरू हो, फिर ये इस मरहले ये एक बड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट। कोरंगी पे ऑलरेडी काम चल रहा है, औरंगी टाउन में अलग काम चल रहा है, शारा फैसल हो गया, बाकी दीगर साथ-साथ चीज़ें होती हैं। अगर आप मुझसे कहें कि कराची शहर की एक भी रोड ख़राब नहीं रहे और फिर उसके बाद आप नाफ़िज़ करें, तो वो पॉसिबल भी नहीं होगा, रियलिस्टिक भी नहीं होगा। तो बिल्कुल हमें पता है कि उसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है, उस पे हम वर्क कर रहे हैं। और साथ-साथ अगर आप देखें कि मेजॉरिटी ऑफ जो कैमराज़ और चालान हो रहे हैं, वो मेन शराए जितनी भी हैं, उन पे ज़्यादा हैं। गलियाँ जो आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी, वो दे नॉट मेन रोड्स पे ज़्यादा इतना इश्यू नहीं है, जहाँ ये कैमरे अच्छा, लगाए गए हैं। जी। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। बात खैर, आपको कहेंगे खुशामदीद। वेल, हर अच्छी चीज़ एक ना एक दिन ख़त्म होती है। इसी तरह बहुत सारे स्टार सेलिब्रिटीज़ रिटायरमेंट लेते हैं। तो फ़ुटबॉल की दुनिया से एक बड़ी ही अहम खबर, और वो ये कि पुर्तगाल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगला फीफा वर्ल्ड कप 2026 उनका बैनुल-अक़वामी सतह पर करियर का आखिरी टूर्नामेंट होगा। एब्सोल्युटली, और रोनाल्डो के मदाहों के लिए ये खबर बहुत चौंका देने वाली भी है। ऑब्वियसली उनके पसंदीदा खिलाड़ी आइंदा 1 या 2 साल में मुकम्मल तौर पर फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लेंगे, और रोनाल्डो का ये भी कहना है कि 2026 में 41 साल के वो होने जा रहे हैं, इसलिए उनका वक्त आ गया है और वो अहल खाना और बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा इंजॉय करना चाहते हैं। रोनाल्डो ने फ़ुटबॉल के मैदान में अपने 25 साला सफ़र को फ़ख्र के साथ याद करते हुए ये भी कहा कि बहुत से रिकॉर्ड बनाए, लेकिन हर चीज़ का एक इख्तिताम होता है। 25 साला करियर, इट सीम्स लाइक yesterday when a young guy from Portugal joined the arena of football, और उसके बाद देखते ही देखते वो एक पूरी पेडिग्री, एक नस्ल के लिए
तेज़ रफ्तारी, गोल बनाने की मशीन, आलमी सतह पर मारूफ शख्सियत बनकर तारीख में रकम होने जा रहे हैं। वेल still looks, ऐसा लगता है जैसे he still looks the same, you know. It's not only about the looking like that, लेकिन Playing like that. रोनाल्डो की साल या 2 साल पहले उनके जिस्मानी अज़ा की ना एक डॉक्टर्स ने जो है वो रिव्यू किया था उनको, उनके सारे टेस्ट हुए थे और डॉक्टर्स हैरान हो गए थे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जो ऑर्गन्स हैं वो एक 16 साल के लड़के के ऑर्गन से भी ज्यादा है। 10 feet high jump that he does, I mean like obviously उसके लिए बहुत सारे घंटों की ट्रेनिंग चाहिए होती है, बहुत सारा डिसिप्लिन चाहिए होता है। एंड जिस तरह से फैसल अभी बात कर रहे थे कि यू नो हर प्लेयर को इवेंचुअली रिटायर होना ही होता है एंड हम उनका अरूज भी देखते हैं, जवाल भी देखते हैं, बट देयर इज़ वन थिंग, कुछ प्लेयर्स होते हैं उनकी लेगेसी आप नहीं भुला सकते एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ वन ऑफ देम। एंड हम लोग फुटबॉल की बात कर रहे हैं तो ज़रा बात आ गई है कि अपने हीरोज़ को भी सराहा जाए। सिंगर कप 2025 में लियारी फुटबॉल अकेडमी की टीम ने तारीखी कामयाबी हासिल की है और नौजवान खिलाड़ियों को इसमें मौका दिया गया था। एशिया पैसिफिक की अप्रॉक्सीमेटली 13 कंट्रीज से जो है रिप्रेजेंटेशन थी, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 163 क्लब्स जो हैं वो शामिल थे और हमारे बच्चों ने, हमारे इस अंडर 16 टीम ने वहाँ पर सिल्वर मेडल लिया, यानी वो रनर अप रहे। और ना सिर्फ उनका शानदार इस्तकबाल किया गया जब वो एयरपोर्ट पर पहुँचे, लेकिन हर दफ़ा की तरह मेरे ख्याल में इस दफ़ा भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो हमेशा हमें प्राउड करते हैं। एंड वन मोर टाइम विद द लिमिटेड रिसोर्सेज दे हैव, उन्होंने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। तो जनाब ये जो सिंगापुर में मुनक़िदा सेंगा कप हुआ था फुटबॉल टूर्नामेंट, उसके बॉयज़ अंडर 16 इवेंट में लियारी की टीम ने रनर अप का मुकाम हासिल किया। 13 ममालिक की 160 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया और पहली बार इसमें पैरा फुटबॉल मुकाबले भी शामिल किए गए। शायकीन और क्रिकेट परस्तार तो खुश है, लेकिन सवाल ये कि जब नौजवान खिलाड़ी इतनी कामयाबी हासिल कर रहे हैं तो क्या हुकूमत और मुताल्लिक़ा इदारे वाकई उनकी मुनासिब मावनत कर रहे हैं? क्या लियारी के नौजवान वसाइल की कमी के बावजूद मज़ीद कामयाबी हासिल कर सकेंगे? और अगर हुकूमत इन बासलाहियत खिलाड़ियों के लिए मुकम्मल सरपरस्ती और माली मावनत फराहम करे तो ये नौजवान आइंदा भी कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन करें। इस वक्त हमारे साथ लियारी फुटबॉल टीम के कप्तान आर्यान रहीम और खिलाड़ी सलमान साजिद मौजूद हैं। दोनों को वेलकम करते हैं। आर्यान और सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत सबसे पहले तो मुबारकबाद। और ज़रा अपना वो शाइनी वो तो दिखाएं, ये नाजरीन, दिस इज़ द मेडल, अगर आप मुझे दिखा सकें थोड़ा सा ऊपर करके। यस, ये है वो शाइनी मेडल जनाब। तो कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। कैसा महसूस कर रहे हैं विन करके? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमने वहाँ पे सिंगापुर में सिल्वर मेडल हासिल किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और हमें यहाँ से सर हम गए थे सिंगापुर अपनी मदद आप पहले। अच्छा जी, यहाँ से हमारा स्क्वाड गया था 11 का। फुटबॉल में होता है स्क्वाड हर किसी का 18 का, किसी का 22 का, मगर हम यहाँ पे मुश्किल की वजह से हमारा स्क्वाड 13 का चला गया। अच्छा जी, और वहाँ का मौसम का बात किया जाए, वहाँ पे बहुत गर्मी बहुत अच्छा, सिंगापुर में क्या है? सिंगापुर में बहुत गर्मी था, इसी वजह से वहाँ पे फाइनल हारने की वजह वही गर्मी था और हमारा स्क्वाड कम था। अच्छा सर, आपके पास ज़्यादा ऑल्टरनेटिव प्लेयर्स नहीं थे कि आप मिक्स अराउंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अगर कोई थक रहा है? सलमान, पहले तो अपनी पोजीशन बताएं। मैं मिडफील्ड में खेलता हूँ। मिडफील्ड खेलते हैं तो मैं सेकंड टॉप स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट एंड फर्स्ट टॉप स्कोरर ऑफ द लियारी फुटबॉल एकेडमी। अरे ज़बरदस्त। तो मिडफील्ड में खेलते हुए आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? हाँ, मैं यही फेवरेट प्लेयर तो मेरा क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। अरे वाह, उन्होंने तो ले ली है रिटायरमेंट। जी, मेरा तो मार्सेलो और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अच्छा, इट्स गुड टू सी बिकॉज आमतौर पर हम नेमार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी और इस तरह से ही देख रहे होते हैं, बट गुड टू सी मार्सेलो के भी। लियारी में एम्बापे बड़ा मशहूर है। क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, तो कौन कौन सी टीमें थी सलमान, जरा मुझे बताएं। मैच हम लोग का था इंडोनेशिया के खिलाफ। उस मैच में हम लोग ने 1 गोल से जीता और गोल मैंने स्कोर किया। अच्छा। सेकंड मैच था थाईलैंड के साथ, 2 गोल से हारे हैं। और थर्ड मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 6 गोल से हम लोग ने जीते। 4 गोल मैंने किए, 1 गोल आर्यन ने और 1 गोल ताज ने। और क्वार्टर फाइनल था, वहाँ भी 1 स्कोर मैंने किया। पेनल्टी में हम लोग जीते हैं, 3-3 स्कोर लगे, 1 मैंने मारा, 1 काशिफ ने मारा और 1 वाबरियान ने मारा। पेनल्टी किक में हम लोग ने जीते ये मैच। और सेमीफाइनल था हम लोग का, वो भी इंडोनेशिया के खिलाफ था। उस मैच हम लोग ने
1 गोल से जीता, ताज मोहम्मद ने गोल दिया। और फाइनल था हम लोग का थाईलैंड के साथ, और फाइनल हम लोग ने 2-1 से जीता, और 1 गोल मुजम्मिल ने किया और असिस्ट मैंने किया। अच्छा, मेरे जहन में ये बात है, पहले एक मैच थाईलैंड से पहले हारे और फिर आप आगे सेमीफाइनल के बाद जीते। मुझे ये बताएं कि क्या गेम प्लान चेंज किया था हारने के बाद के यहाँ पे गलती हो गई, ये बेहतर कर लो? जी, वहाँ का तो टीम पे हमसे लेवल से ऊपर, क्योंकि वो 1 साल 2 साल कैंप में रहते हैं, और यहाँ का टीम बनता है शुरू में 6 महीने तकरीबन कैंप होता है, फिर हम जाते हैं। वो उन लोग का मतलब शुरू से फुटबॉल। इसी वजह से हम शुरू का मैच जो हमने खेला, हम थके हुए थे, पहले ही दिन हम लोग का मैच था, इसी वजह से दूसरा मैच लूज़ इसलिए हुआ कि हमारे प्लेयर को थोड़ा बीमार हो गए, किसी को लूज़ मोशन हो गया, इसी वजह से दूसरा मैच हम लोग ने लूज़ किया थाईलैंड के सामने। फिर हमारे कोचों ने हमें हौसला दिया, हमें मेडिसिन वगैरह खिला के, एक ही दिन हमारे 2 मैच थे जी, लीग के 2 मैच एक ही दिन। इसी वजह से हमें कोच ने हमारी प्लानिंग समझाया, ये पोजीशन में खेलना है। सलमान मिड था, इसको फॉरवर्ड खिलाया। अच्छा। जी, ऑस्ट्रेलिया के सामने हम लोग ने 6 गोल से उसे जीता। फिर आगे आया क्वार्टर फाइनल, जो हमारा मैच था इंडोनेशिया के सामने, जो पिछले साल का विनर था। अच्छा। हाँ, और इस दफ़ा इसने अपने ग्रुप में सबको 6 गोल 7 गोल 4 गोल जी। फिर हमें भी डर लगा कि हमें भी जीतना था जी। फिर कोचों ने हमें हौसला दिया, नहीं वो अपनी जगह, आप अपनी जगह में हौसला दिया। फिर उसके सामने बहुत अच्छा मुकाबला रहा, हम पेनल्टी में आ गए। पेनल्टी में काशिम ने सेव किया, जो हमारा गोलकीपर है, उसमें विन हो गए। फिर दूसरा सेमीफाइनल भी, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल भी एक ही दिन हुए थे, मतलब 2 दिन में 4 मैच हम लोग के हुए थे जी। धूप गर्मी भी बहुत, और गर्मी बहुत ज़्यादा। फिर आप लोग कह रहे हो कि चेंज भी आप नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था प्लेयर्स का। सलमान, मिड या फॉरवर्ड, ज़्यादा मज़ा किस में आया? ज़्यादा मज़ा तो मिड में आया। अच्छा नहीं आता है। सलमान, मुझे ये बताएं कि जैसे कि आर्यन भी कह रहे हैं कि 2-2 साल वहाँ के जो लड़के हैं कैंप में रहते हैं, आप लोगों को 6 महीने मिलते हैं, आपने जो उनको फैसिलिटी मिलती है और आप लोगों को मिलती है, उसमें क्या फ़र्क देखा, ज़रा बताइए। बहुत फ़र्क था जी। क्या फ़र्क था, मतलब क्या फ़र्क? एक तो वैसे ही आप लोगों को अपनी और उनकी फिटनेस में क्या फ़र्क लगता है, जिससे पता चलता है कि इनकी डाइट तगड़ी हो सकती है? उन लोग का फिटनेस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। क्या उनके भी मैचेस ऐसे ही थे आपकी तरह, एक दिन में 2-2 मैचेस हो रहे थे? और जी, उनके भी ऐसे ही थे। तो उनकी टीम बड़ी, कितनी टीम्स के साथ आए हुए थे? बाकी 18 के स्क्वाड थे उन लोग के, 20 के थे हम लोग। 18 का सिर्फ प्लेइंग स्क्वाड था, उसके साथ सपोर्ट स्टाफ अलग था। 18 से 20 का प्लेइंग स्क्वाड था। जी, प्लेइंग स्क्वाड अलग, हम लोग का 13 था, और 13 में से 2 प्लेयर भी इंजरी थे। 11 से हम लोग खेल रहे थे पूरे फाइनल तक। अच्छा। शुरू से वहाँ पे गर्मी इतना था, हम खेल रहे थे ना, पाँव गर्मी की वजह से जले रहे थे। और दूसरे टीम का मतलब स्पेयर प्लेयर थे, वो चेंजिंग कर रहे थे बार बार, रोलिंग वहाँ पे सिस्टम था, चेंजिंग हर सेकंड में चेंजिंग हो सकता है। हमारे पास चेंजिंग नहीं थे, इसी वजह से वो आ रहे थे ताज़ा दम वाले, हमारे ऊपर जोर आ रहा था। पैरों में तो ब्लिस्टर्स हो जाते होंगे, जी हुए थे, छाले हो जाते होंगे, जख्म भी हुए थे, बहुत छाले हो गए थे, मगर हमने हिम्मत किया, फाइनल तक पहुंचे। क्योंकि पैरों में पसीना आ जाता है, फिर आप लोगों को डबल सॉक्सिंग करनी पड़ती है, फिर वो और गर्मी हो जाती है जी। टर्फ ग्राउंड में मैच था, वहाँ पे लब्बड़ पे है ना जी, धूप लगता था, बहुत गर्म होता था। फर्स्ट मैच हम लोग का था, 3 मैच ग्रास में था, और उसके बाद 3 मैच थे टर्फ में। ग्रास में अच्छा था और टर्फ में बहुत गर्मी थी। और मैच की टाइमिंग्स क्या थी? टाइम वही है, एक मैच हम लोग का 10 बजे हुआ था और दूसरा मैच 12 बजे हुआ था, गर्मी की टाइम, गर्मी के वक्त। अच्छा, जब आप लोग लैंड किए वापस, किस ने इस्तकबाल किया, कौन आया एयरपोर्ट पे, ये बताइए। जी, इस्तकबाल तो हमारा बहुत हुआ, वहाँ पे हम गए, हमें उम्मीद नहीं था कि इतने बंदे आएंगे, इतने हम निकले वहाँ पे, हमने अवाम देखा, लियारी का अवाम, और मैं जो जमात इस्लामी वालों ने हमें सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगा, दिल को ठंडक हो गया। पहले तो हम मायूस थे कि हमने वहाँ से गोल्ड नहीं लेके आए, मगर यहाँ पे आके मुझे हम लोग को बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे सपोर्ट किया जमात इस्लामी वाले ने, और लियारी वाले आए थे, हमें बहुत अच्छा लगा। आप इतने में इतना कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और अगर पूरी फुल सपोर्ट मिल जाए फिर तो क्या ही गोल्ड भी जीत सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल जीत सकते गोल्ड भी। और कोई पैसों की हेल्प मिली? नहीं सर, हम अपनी मदद यहाँ से आप गए थे, अपने प्लेयरों ने, जो कोचों ने मतलब उधार लेके कुछ करके
शुरू में तो हमें सपोर्ट था, लियारी फुटबॉल अकेडमी जो नॉर्वे कप जा रहा था, वजीर आला सिंध ने हमें सपोर्ट किया था, मगर उस दफ़ा हम जा ना सके वीज़ा लेट आने की वजह से। अच्छा अच्छा जी, फिर वजीर आला सिंध ने वो पैसे रोक दिए कि इस दफ़ा अब नहीं गए, दूसरी दफ़ा ये यूज़ नहीं कर सकते पैसे, अभी तक पड़े हैं अकाउंट में मगर हाथ नहीं लगा सकते। फिर इसी वजह से कोच ने बोला ये इस दफ़ा तो हमें जाना ही ज़रूर, प्लेयरों ने भी कहा हमें जाना ज़रूरी है। ठीक है भाई आर्यन सलमान, बहुत शुक्रिया एक बार फिर, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। सर मैं एक बार कहना चाहता हूँ वज़ीर आला सिंध से कि हमें सपोर्ट करें, आगे भी हम आगे इवेंटों में खेलें और पाकिस्तान का नाम हर जगह रोशन करें। अभी तक भी हमारा जो टिकट के पैसे हैं पूरा नहीं हुए, अभी तक उधर वज़ीर आला सिंध ने हमें को मैसेज किया था कि आपसे मिलूँगा, तो उसे गुजारिश है कि हमसे मिलें और हमसे ताउन करें। ठीक है, हम आपकी ये बात ज़रूर पहुंचा देंगे। और यकीनन ये हमारे बच्चे लियारी से हमेशा टैलेंट आता है और हमेशा से शिकवा भी आता है कि सपोर्ट किया जाए, तो प्रॉपर सपोर्ट करें तो फिर सिल्वर गोल्ड क्या, ये तो डायमंड भी ले आएंगे एक ना एक दिन, मुझे लगता है। बल्कि वो जो कोहिनूर हमसे लेकर गए थे अंग्रेज, वो भी ले आएंगे, वो भी वापस आ जाएगा। वेल विद दैट हम आपसे लेंगे इजाज़त, अब आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।